शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। नमस्ते दोस्तों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 9 और क्लास 10 की पढ़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। क्लास 9 में हम विज्ञान विषय के पाठ गति और गणित विषय में संख्या पद्धति पाठ की शुरुआत करेंगे। वहीं क्लास 10th में गणित विषय में वास्तविक संख्या और विज्ञान विषय में रासायनिक अभिक्रिया की शुरुआत करेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सभी से उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में जरूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हेलो फ्रेंड्स, आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम मोशन भी कहते हैं। आप सभी गति के बारे में तो जानते ही होंगे। कहीं भी कोई काम हो रहा हो तो उसमें गति जरूर होती है। इसी चीज को हम विस्तार में जानेंगे और इस वीडियो में हम 3 चीजों की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम किन किन 3 चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोशन यानी कि गति होती क्या है। फिर हम जानेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में गति। और अंत में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी और विस्थापन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गति के बारे में। अब ये मोशन क्या होता है, सीधे शब्दों में जाने तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई वस्तु मूव कर रहा है तो वो मोशन में है, और अगर वो एक जगह पर रुका हुआ है तो उसको हम कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। अब आपके आसपास की वस्तुओं को देखिए और सोचिए कि वे रेस्ट में हैं या फिर मोशन में। देखिए, जैसे कि ये बच्चा स्कूल जा रहा है तो ये बच्चा मोशन में है। बच्चों, आपने कई बार पेड़ से पत्तों को गिरते हुए देखा होगा, वो भी मोशन ही कहलाएगा। यानी कि कोई भी वस्तु जो हिल रही हो मोशन में कहलाती है, और कोई भी वस्तु जो स्थिर अवस्था में हो वो रेस्ट में कहलाती है। अब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझ लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई वस्तु जैसे कि एक कार सीधी रोड पर चल रही है तो इस टाइप के मोशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इसलिए जब किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ या समय के फ्रेम के संबंध में बदलती है तब हम उसे गति में कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो ट्रेन के संदर्भ में तो हम स्थिर अवस्था में होते हैं, लेकिन जमीन के संदर्भ में हम गति में होते हैं। यानी कि अगर हम चलते ट्रेन में ही हैं तो ट्रेन में बैठा आदमी हमें स्थिर दिखेगा, लेकिन अगर हम जमीन पर खड़े हैं तो चलते ट्रेन में बैठा आदमी हमें गति में दिखेगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब जरा यहां देखिए, ये बस एक जगह ए से चलकर अपनी दूसरी जगह बी पर जा रही है। अब ये अपने रास्ते में कई बार अपनी दिशा बदल रही है, तो जो लंबाई बस ने अपनी इस रास्ते में कवर की उसे हम डिस्टेंस यानी कि दूरी कहेंगे।
अब मान लेते हैं कि ये बस एक दूसरे रोड से जा रही है जो कि डेस्टिनेशन ए से बी तक सबसे छोटी दूरी में पहुंचेगी। अब ये स्ट्रेट रोड ए और बी के बीच में, जिसमें कि एक दिशा में वस्तु मूव कर रहा हो और वो भी सबसे छोटी दूरी में, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहेंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आप अपने घर से सुबह चलते हैं अपने स्कूल के लिए, जो कि 4 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन स्कूल पहुंचने के लिए आपको काफी घूम के जाना पड़ता है और वो रास्ता 7 किलोमीटर का पड़ जाता है। तो जरा सोचिए और बताइए कि आपके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी होगी और घर से स्कूल तक का विस्थापन क्या होगा। ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिए और घर से सोच के आइएगा। हम इस जवाब की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा। आशा करता हूं आपको यह सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। डेली क्विज। पहला प्रश्न, अगर कोई वस्तु चल रही है तो वह डैश में है। ऑप्शन ए गति में, ऑप्शन बी स्थिरता, ऑप्शन सी त्वरण में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, वस्तु की स्थिति के लिए किसका होना आवश्यक है। ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी निर्देश बिंदु, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी ए और बी। प्रश्न 3, निर्देश बिंदु को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मूल बिंदु, ऑप्शन बी शुरुआती बिंदु, ऑप्शन सी स्थिति बिंदु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सा गति का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए चलती हुई कार, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी दीवार, ऑप्शन डी दीवार के कण। प्रश्न 5, वस्तु की स्थिति किसी वस्तु का डैश दर्शाती है। ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी निर्देश बिंदु, ऑप्शन सी स्थान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्वेश्चन 1 का ए, क्वेश्चन 2 का डी, क्वेश्चन 3 का ए, क्वेश्चन 4 सी, क्वेश्चन 5 सी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल पर चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा गया था कि आप अपने घर से सुबह चलते हैं अपने स्कूल के लिए, जो कि 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप स्कूल उस रास्ते से नहीं जा सकते और आपको घूम कर जाना पड़ता है, जो कि 7 किलोमीटर का पड़ता है। तो इसमें आपके घर से स्कूल तक की दूरी कितनी होगी और घर से स्कूल तक का विस्थापन क्या होगा। इसका उत्तर है कि घर से स्कूल तक की दूरी होगी 7 किलोमीटर और विस्थापन होगा 4 किलोमीटर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिट यानी कि मात्रक क्या होता है। इसके बाद हम एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि यानी जिसे हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इनको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों, यूनिट किसी भी मात्रा का मानक माप होता है। जैसे कि वेट को मापने के लिए हम आमतौर पर किलोग्राम यूनिट का प्रयोग करते हैं। टाइम को मापने के लिए हम घंटे, मिनट्स, सेकंड्स का इस्तेमाल करते हैं और लंबाई मापने के लिए हम मीटर, किलोमीटर आदि का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, हमें पता है कि इंडिया में केजी का इस्तेमाल किया जाता है भार को मापने के लिए, पर क्या हर जगह केजी का इस्तेमाल होता है? नहीं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में हम केजी का प्रयोग नहीं करते हैं भार मापने के लिए, वहां हम
पाउंड्स का प्रयोग करते हैं और पाउंड्स भी एक प्रकार का मात्रक है यानी कि यूनिट है। तो अब यहाँ से सवाल आता है कि केजी का प्रयोग किया जाए या पाउंड्स का प्रयोग किया जाए। तो हमें आवश्यकता पड़ती है एसआई यूनिट की यानी कि मानक मात्रक की, एक ऐसा यूनिट जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार हो। एसआई यूनिट सिस्टम माप के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सिस्टम है। इसमें 7 बेस यूनिट्स आती हैं जो कि इस प्रकार है: मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, किलोग्राम एंड कैंडेला। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। इनको हम एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए ये एक बच्चा है जो कि तालाब के किनारे है और इसने एक पत्थर उठाया और तालाब में कुछ इस प्रकार फेंका। पत्थर ने ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी को तय किया और अगर आप सबसे छोटी दूरी देखें तो ये होगा बिंदु ए से बी तक की ये वाली दूरी। अगर हम पत्थर के रास्ते का विश्लेषण करें तो पत्थर किसी विशिष्ट दिशा में नहीं गया, वो इस प्रकार गया। तो इसको हम कहेंगे डिस्टेंस यानी कि दूरी। और ये एक अदिश राशि है क्योंकि अदिश राशि में सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है, डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं होती है। परिमाण इस केस में ये है कि ये पत्थर कितनी तेजी से गया। अब दोस्तों ए बिंदु से बी बिंदु के बीच में सबसे कम दूरी होगी विस्थापन, जो कि एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। इसी प्रकार से दोस्तों गति यानी कि स्पीड, भार यानी कि मास इत्यादि अदिश राशि है क्योंकि इनका सिर्फ परिमाण होता है। जैसे कि ये कार कितनी तेजी से जा रही है या पत्थर का भार कितना है। इसी प्रकार वेग, बल, त्वरण इत्यादि सदिश राशि है क्योंकि इनके परिमाण के साथ साथ इनकी दिशा भी होती है। जैसे कि गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर दिशा में जा रही है, तो ये हो जाएगा सदिश राशि। आशा करती हूँ कि आपको पढ़ाई गई सारी बातें समझ आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन 1, निम्न में से कौन सा सदिश मात्रक है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु की स्थिति एक डैश मात्रक है। ऑप्शन ए अदिश, ऑप्शन बी सदिश, ऑप्शन सी वस्तु के स्थान का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी किलोमीटर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी ग्राम, ऑप्शन सी टन, ऑप्शन डी मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का डैश कहते हैं। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी वेग। सही उत्तर 1A, 2B, 3C, 4A, 5C। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का पाठ संख्या पद्धति भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति का परिचय, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। संख्या पद्धति के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिस पर हम संख्या को निरूपित करते हैं, जहां मध्य में 0 होता है
जब आप शून्य की दाईं ओर जाएंगे तो आपको मिलेंगे धनात्मक संख्या। जब आप शून्य के बाईं ओर जाएंगे तो आपको मिलेंगे ऋणात्मक संख्या। अब हम बढ़ते हैं संख्याओं का वर्गीकरण की तरफ। संख्या अनेक प्रकार की होती है, इसलिए हमने उसे अलग अलग वर्ग में विभाजित किया है। सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्याएं और फिर अपरिमेय संख्याएं। आइए जानते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। गणन संख्याएं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1 से शुरू होकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। प्राकृत संख्या के संग्रह को हम प्रतीक n से प्रकट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं की तरफ। प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। शून्य से शुरू होकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ये सभी पूर्ण संख्याएं में आते हैं। पूर्ण संख्या के संग्रह को हम प्रतीक W से प्रकट करते हैं। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं के बारे में जानने के बाद हम यह कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हम बढ़ते हैं पूर्णांक की तरफ। स्क्रीन पर आप जो संख्याएं देख रहे हैं वो सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। संख्या रेखा पर शून्य, जो ना धनात्मक न ऋणात्मक केवल पूर्णांक है। शून्य की दाईं ओर जो संख्या है उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य की बाईं ओर जो संख्याएं हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम प्रतीक Z से प्रकट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं परिमेय संख्याएं की तरफ। स्क्रीन पर आप जो संख्याएं देख रहे हैं वो या तो प्राकृत संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक हैं। पर कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं, जैसे 1/3, 5/6 इत्यादि। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या के संग्रह को हम प्रतीक q से प्रकट करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1/2, 3/4, घटा 2005/2006, घटा 12/13, घटा 30, घटा 25 इत्यादि। आप सोच रहे होंगे कि घटा 30, घटा 25 ये तो पूर्णांक है, फिर ये परिमेय संख्या कैसे हुई? आइए जानते हैं कैसे। हमने एक संख्या ली घटा 25। घटा 25 को हम घटा 25/1 भी लिख सकते हैं, जहां घटा 25 हमारा p होगा और 1 हमारा q। और आप देख सकते हैं कि q हमारा 0 के बराबर नहीं है। इससे हम यह कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। चलिए अब हम 2 और 3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं को ज्ञात करते हैं। आइए संख्या रेखा पर देखते हैं कि 2 और 3 कहाँ हैं। यहाँ है 2 और 3 और आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में अनेक संख्याएं होंगी। 2 और 3 की परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हम 2 और 3 को जोड़ते हैं और फिर उसे 2 से भाग दे देते हैं, यानी 2 जोड़ 3/2 जो कि आएगा हमारा 5/2, जो हो जाएगा 2.5, जो संख्या रेखा पर यहाँ पर स्थित होगा। इसी प्रक्रिया में हम 2 और 3 के बीच 4 और परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 2 जोड़ 2.5/2 जो कि हो जाएगा हमारा 4.5/2, जो कि होगा 2.25, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगा। इसी प्रक्रिया में हम 2.5 और 3 को जोड़कर
2 से भाग दे देंगे, जो कि आएगा हमारा 2.75, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगा। फिर हम 2 और 2.25 को जोड़कर 2 से भाग देने के बाद हमारी संख्या आएगी 2.125, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगी। अब हम 2.75 और 3 को जोड़कर 2 से भाग देने के बाद एक परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे, जो कि आएगा हमारा 2.875, जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगा। इससे हमने यह अनुभव किया कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं की तरफ। अपरिमेय संख्याएं की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। संख्या r को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 15, पाई 0.1011 और ये चलता जाएगा अनंत तक इत्यादि। अब हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, जिस पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसका आधार होगा एक मात्रक और लंब होगी एक मात्रक। हमने यहाँ 0 और 1 को बिंदु O और बिंदु A लिया है, जो कि होंगे हमारे एक मात्रक। अब हम बिंदु A पर एक लंब बनाएंगे, जो कि होगा हमारा एक मात्रक, जिसे हमने बिंदु B लिया है। अब हम बिंदु O और बिंदु B को जोड़ देंगे, जिससे हमें मिल जाएगा एक समकोण त्रिभुज। तब हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा OB की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगा वर्गमूल OA का वर्ग जोड़ AB का वर्ग, जहां OA है हमारा एक मात्रक और AB है हमारा एक मात्रक, जिससे हमारा OB हो जाएगा वर्गमूल 2। अभी आपने देखा कि OB वर्गमूल 2 है। अब हम एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप R खींचेंगे, जो कि संख्या रेखा को काटता हो बिंदु D पर। तब बिंदु D संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 के संगत होगा। आज के इस वीडियो में हमने सीखा परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ संख्या पद्धति का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। तो चलिए शुरू करते हैं हम वास्तविक संख्याओं से। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं की एक और परिभाषा होती है। वे संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 8, 9, 0, घटा 99, घटा 200, 5/2, 99/7, पाई, वर्गमूल 2 इत्यादि। ये सभी संख्याएं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनमें से कुछ संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं पूर्णांक हैं, कुछ संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कुछ संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी हम संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं
इन सब को निरूपित कर सकते हैं और ये सभी क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं। अब हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार की तरफ। जब आप वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करोगे विभाजन विधि से, तो आपको दो प्रकार की स्थिति मिलेगी। पहली स्थिति है जब आपका शेष शून्य हो जाता है। जैसे जब आप 7/8 का दशमलव प्रसार करोगे तो आपको मिलेगा 0.875। उसी प्रकार जब आप 1/2 का दशमलव प्रसार करोगे तो आपको मिलेगा 0.5। उसी प्रकार जब आप 639/250 का दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको मिलेगा 2.556 इत्यादि। यानी ऐसी बहुत सारी वास्तविक संख्याएं हैं जिनका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें कुछ परिमित चरणों के बाद उनका शेष शून्य मिलेगा। ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अब हम बढ़ते हैं हमारी दूसरी स्थिति की तरफ, जहां हमारा शेष कभी शून्य नहीं होगा। शेष शून्य ना होने की भी दो स्थिति है। पहली स्थिति है जब हमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, जैसे 1/3। जब आप 1/3 का दशमलव प्रसार करोगे तो आपको मिलेगा 0.333 एंड सो ऑन। उसी प्रकार 1/7 का जब आप दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको मिलेगा 0.142857, 142857 एंड सो ऑन। इस तरह के दशमलव प्रसार में आप देख रहे हैं कि अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो रहा है, जिसे हम पुनरावृत्ति अंक पर दंड से प्रकट करते हैं। जैसे 0.333 एंड सो ऑन को हम दिखाते हैं 0.3 दंड से। उसी प्रकार 0.142857, 142857 एंड सो ऑन को हम 0.142857 पर दंड से प्रकट करते हैं। अर्थात ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत आवर्ती। अब हम बढ़ते हैं शेष शून्य ना होने की दूसरी स्थिति की तरफ, जहां भागफल में ना तो अंकों की पुनरावृत्ति होती है और ना ही यह कभी समाप्त होता है। जैसे वर्गमूल 2। जब आप वर्गमूल 2 का दशमलव प्रसार करेंगे तो आपको 1.41421 एंड सो ऑन मिलता जाएगा। उसी प्रकार पाई का दशमलव प्रसार होगा 3.1415 एंड सो ऑन। वर्गमूल 2 और पाई के कुछ चरणों के दशमलव प्रसार आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। आइए अब जानते हैं कि किन दशमलव प्रसार से हमें परिमेय संख्याएं मिलेंगी और किन दशमलव प्रसार से हमें अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी। शांत दशमलव प्रसार से और अशांत आवर्ती से हमें परिमेय संख्याएं मिलेंगी और अशांत अनावर्ती से हमें अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी। चलिए कुछ उदाहरण से इस तथ्य को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हमें 3.142678 को यह दिखाना है कि ये एक परिमेय संख्या है। आप देख रहे हैं कि 3.142678 एक शांत दशमलव प्रसार है और हम 3.142678 को लिख सकते हैं 3142678 बटे 1000000, जहाँ 3142678 हो जाएगा हमारा P और 1000000 होगा हमारा Q। और आप देख रहे हैं कि Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। इससे हमने यह ज्ञात किया कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। आइए बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ, जहां हमें दिखाना है कि 0.333 एंड सो ऑन, जो कि हो जाएगा 0.3 दंड, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम नहीं जानते कि 0.3 दंड क्या है, इसलिए हम इसे x मान लेते हैं।
तब x हो जाएगा हमारा 0.333 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो हमें मिलेगा 10x बराबर 10 गुणे 0.333 एंड सो ऑन, जो कि हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन। 3.333 एंड सो ऑन को हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 0.333 एंड सो ऑन। फिर हम 3 जोड़ 0.333 एंड सो ऑन को लिख सकते हैं 3 जोड़ x। तब हमें मिलेगा 10x बराबर 3 जोड़ x। x के लिए हल करने पर हमें मिलेगा 9x बराबर 3, जिससे x हो जाएगा हमारा 1/3, जो कि एक परिमेय संख्या है। इससे हमने यह सिद्ध कर लिया कि 0.333 एंड सो ऑन एक परिमेय संख्या है। अब हम 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। जब हम 1/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें मिलेगा 0.142857 दंड, और जब हम 2/7 का दशमलव प्रसार करेंगे तो हमें मिलेगा 0.285714 दंड। क्योंकि इन दोनों दशमलव प्रसार में अंकों का एक पुनरावृत्त खंड प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इन्हें अशांत आवर्ती कहेंगे। हमें इनके बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्या यानी अशांत अनावर्ती, यानी उस संख्या का दशमलव प्रसार ना तो कभी खत्म होगा और ना ही उसके भागफल में अंकों की एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होगी। और आप यह जानते हैं कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब हमें ऐसी अपरिमेय संख्या ढूंढनी है जो 0.14 से ज्यादा हो और 0.28 से कम हो। इस प्रकार की संख्याओं का उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि है 0.150, 1500, 1500, 150000 एंड सो ऑन, या 0.1601 00 2 0003 00004 एंड सो ऑन इत्यादि। अब हम संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या का निरूपण करेंगे। वास्तविक संख्या का एक दशमलव प्रसार होता है, जिसकी सहायता से हम उन्हें संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम संख्या रेखा पर 2.66 का निरूपण करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और हम यह जानते हैं कि 2.66 2 और 3 के बीच की संख्या है। आइए हम 2 और 3 के बीच संख्या रेखा के भाग को ध्यानपूर्वक देखते हैं। मान लीजिए हमने इसे 10 बराबर भागों में बांट दिया है और प्रत्येक बिंदु को अंकित किया है। तब 2 के दाईं ओर का पहला चिन्ह 2.1 को निरूपित करेगा, दूसरा चिन्ह 2.2 को निरूपित करेगा, आदि आदि। हम यह जानते हैं कि 2.66 2.6 और 2.7 के बीच का अंक है। अब हम 2.6 और 2.7 के बीच की संख्या रेखा के भाग को ध्यानपूर्वक देखेंगे। मान लीजिए हमने इसे 10 बराबर भागों में बांट दिया है और इस भाग के प्रत्येक बिंदु को अंकित किया है। तब 2.6 की दाईं ओर से पहला चिन्ह होगा 2.61, दूसरा होगा 2.62, आदि आदि। और आप आसानी से देख सकते हैं कि 2.66 हमारा कहाँ स्थित है। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर 2.66 को निरूपित कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखा वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। तो ये वीडियो है वास्तविक संख्याएं का पार्ट 1। चलिए देखते हैं पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो चलिए थ्योरम देखते हैं एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq जमा r हो, जहां पर r 0 से बड़ा या बराबर है तथा r b से छोटा है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो पूर्णांक दिया हो, धनात्मक पूर्णांक, तो हम ऐसी दो संख्याएं निकाल सकते हैं q और r, जिससे a बराबर bq जमा r एक जो समीकरण है वो सेटिस्फाई करेगा, और r जो है, r यहाँ पर शेषफल दर्शाता है। r 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और r b से छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। यानी HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक d है, जो a और b दोनों को विभाजित करता है। मतलब HCF, जिसको हम इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, वो दो संख्याओं का वो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक होता है जो दोनों ही संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। दो धनात्मक पूर्णांकों, मान लीजिए c और d, जहां c d से बड़ा है, का HCF प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए। यानी ये वो सारे स्टेप्स हैं, वो चरण हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने के लिए। स्टेप 1, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। इसीलिए हम इससे Q और R ज्ञात कर सकते हैं कि C बराबर DQ जमा R हो, जहां C दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है, बराबर D छोटी संख्या, Q भाजक जमा R शेषफल। जो शेषफल है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा ये शेषफल D से छोटा होगा। चरण 2 यानी स्टेप 2, यदि r 0 के बराबर है, यहाँ पे हमारे पास दो केसेस आते हैं, या r 0 के बराबर होगा या r 0 से बड़ा होगा। तो यदि r 0 के बराबर है तब d पूर्णांकों c और d का HCF है और यहीं पे हमारा हल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा केस, यदि r 0 के बराबर नहीं है तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फिर से प्रयोग कीजिए। स्टेप 3, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होगा। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हल, पहला चरण, यहाँ पे 12576 बड़ा है 4052 से, तो हम 12576 और 4052 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और हमें प्राप्त होगा 12,576 बराबर 4052 गुने में 3 जमा 420। चलिए देखते हैं ये हमने कैसे प्राप्त किया। भाग का साइन बनाएंगे, जो इन दोनों में से बड़ी संख्या है उसको भाज्य के रूप में लिखेंगे तथा जो छोटी संख्या है उसको भाजक की जगह लिखेंगे और इसको भाग देंगे। 3 बार में ये आएगा 12,156, तो घटाने पर हमें शेषफल 420 प्राप्त होता है। क्योंकि शेषफल 420 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम 4052 और 420 के लिए
यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं अब हम इसके आगे अगला स्टेप कैसे लेंगे। ये हमारा पिछला आंसर है। दूसरा हम भाग का साइन फिर से बनाएंगे तथा 4052 जो कि पिछले स्टेप पर भाजक था उसको हम भाज्य की तरह यहाँ लिखेंगे तथा 420 जो पिछले स्टेप में शेषफल था उसको हम भाजक के रूप में लिखेंगे। तो हर बार हमें ये इसी प्रकार करना है, भाजक को भाज्य की तरह लिखना है तथा शेषफल को भाजक की तरह लिखना है। फिर हम इसको दोबारा भाग करेंगे। 9 बार में ये आता है 3780, घटाने पर शेषफल प्राप्त होगा 272। क्योंकि शेषफल 272 0 के बराबर नहीं है तो हम 272 तथा 420 में दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो नए भाजक 420 और नए शेषफल 272 को लेकर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इससे हमें प्राप्त होगा 420 बराबर 272 गुने में 1 जमा 148। इसमें हम फिर 420 को भाज्य के रूप में लिखेंगे तथा 272 को भाजक के रूप में लिखेंगे तथा एक आया हमारा भागफल। इसको भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है 148। नए भाजक 272 और नए शेषफल 148 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फिर से प्रयोग करेंगे और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। अब 148 और 272 को लेते हैं और आगे हल करते हैं। इस पे फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हमें 148 भाजक प्राप्त हुआ है तथा शेषफल 124 प्राप्त हुआ है, जिसपे हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इससे ये आएगा 148 बराबर में 124 गुने में 1 जमा 24। हम नए भाजक 124 और नए शेषफल 24 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग फिर से करेंगे और इससे हमें मिलेगा 124 बराबर 24 गुने में 5 जमा 4। अब नया भाजक है 24 और नया शेषफल है 4। इस पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये लास्ट स्टेप है इसलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अब 24 को हम भाज्य की जगह पर लिखेंगे तथा 4 को भाजक की जगह पर लिखेंगे। 4 में अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 24 प्राप्त होगा, यानी इस स्टेप पर हमारा जो उत्तर है, जो शेषफल है वो 0 आता है। क्योंकि अब शेषफल 0 के बराबर आ चुका है तो इस स्टेप पे जो हमारा भाजक है यानी कि 4 वो इस प्रश्न का उत्तर है, यानी 4052 तथा 12576 का HCF 4 है। इस वीडियो में हमने सीखा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगली वीडियो में हम देखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, भाज्य संख्या की परिभाषा तथा HCF और LCM। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय के पहले भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक बदलाव के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया को और अंत में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं रासायनिक बदलाव को जानते हुए। कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। क्या होता है जब हम गर्मी के मौसम में दूध को खुला छोड़ देते हैं? आपने ध्यान दिया होगा
कि दूध को गर्मियों के मौसम में खुला छोड़ने पे वो दही में बदल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोहे की वस्तु को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो क्या होता है? आपने ध्यान दिया होगा कि लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उन पे एक पतली सी भूरे रंग की परत आ जाती है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया है। इसके अलावा जब हम भोजन को पकाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें कई तरीके के बदलाव आते हैं। तो अगर हम इन तीनों बदलावों की बात करें जिन्हें हमने अभी देखा, तो हमें एक बात पता चलेगी कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल गई है। जैसा कि धातु की बात करें तो धातु में बाद में एक परत आ गई थी जो भूरे रंग की थी। दूध की बात करें तो वो दही में बदल गया था और भोजन में कई तरीके के बदलाव आने के बाद वो पक गया था। ये जितने भी बदलाव थे ये सभी रासायनिक बदलाव थे और ये हमें बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। वो किस तरह से? जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो सवाल ये आता है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ है क्या? तो चलिए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ को बनाते हैं। जैसा कि हमने अभी इन तीनों परिस्थितियों में देखा था कि धातु जो था वो बदल गया था और भूरे रंग का हो गया था। जो दही थी वो दूध से बनी थी और जो हमारा भोजन था वो पक गया था। एक और उदाहरण देखें तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब यहाँ तो हमें बता दिया गया कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, पर किसी क्रिया को देखकर हमें पता कैसे चलेगा कि वो रासायनिक है या नहीं है? ये पता करने के लिए जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उन सभी के कुछ संकेत होते हैं। चलिए जानते हैं कि वो संकेत क्या हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि जो क्रिया हुई है वो रासायनिक है या नहीं। सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 तरीके की अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो मान लीजिए कि कोई तत्व ठोस अवस्था में था और क्रिया के बाद वो द्रव अवस्था या फिर गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिया हुई है वो रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। अगर किसी तत्व के रंग में परिवर्तन होता है तो जिस कारण से वो परिवर्तन होगा हम कह सकते हैं कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा है गैस का निकास या उत्सर्जन। अगर किसी कारणवश किसी तत्व से किसी गैस का निकास होना शुरू हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो बदलाव हुआ है वो एक रासायनिक बदलाव है। और आखिरी में हम बात करेंगे तापमान में परिवर्तन की। अगर किसी तत्व के तापमान में परिवर्तन आता है तो जिस कारणवश वो परिवर्तन आया है वो भी एक रासायनिक बदलाव होगा। ये तो थी रासायनिक बदलाव की बात। अब मान लीजिए कि आपको इन बदलाव को लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे? तो चलिए जानते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम रिबन वाला, जहां पर मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इसे कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, जिससे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इससे फायदा क्या होगा? अब हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब हम उसे बहुत छोटे में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम जमा में ऑक्सीजन, उससे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने पूरी अभिक्रिया को बहुत ही संक्षेप में लिखा है।
अब यहाँ पर हमने शब्दों का यूज किया है, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो इस तरीके की समीकरण को हम कहते हैं शब्द समीकरण। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने बात करी रासायनिक बदलाव के बारे में, जहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिए थे, जैसे कि दूध का दही में परिवर्तन, या फिर लोहे के ऊपर जंग लगना, या फिर भोजन का पकना। उसके बाद हमने बात करी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जहाँ पर हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होता है उसकी प्रकृति बदल जाती है और एक भिन्न प्रकृति वाले तत्व का निर्माण होता है। उसके बाद हमने बात करी रासायनिक समीकरण के बारे में, जहां हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप रूप में किस तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए आप जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जा सकता है उसके बारे में। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इन रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जा सकता है और इन्हें संतुलित करने का महत्व क्या है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बेलन होता क्या है। तो दोस्तों, आप सभी ने पानी की बोतल देखी होगी और आपके घर में खाना पकाने वाला जो गैस का सिलेंडर है वो देखा होगा और उस आकार की काफी सारी चीजें देखी होंगी। ये सभी बेलन आकार की होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बेलन के बारे में कुछ चीजों को जानेंगे। दोस्तों, इस बेलन को देखिए, जिसकी ऊंचाई h है और ऊपरी और निचली पृष्ठ वृत्ताकार है। चलिए अभी इन वृत्त को साइड में रखते हैं, अलग रखते हैं। ये जो हिस्सा बच गया है इस बेलन का, इसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो इस वक्र पृष्ठ के अगर हम इस लंबाई को देखेंगे तो आप बता सकते हैं क्या कि ये क्या है। ये उस वृत्त की परिधि है, जिसका मान 2 पाई r होता है। अब अगर हम इस वक्र पृष्ठ को इस प्रकार काटते हैं और इसे खोलते हैं तो ये किस आकार का हो गया? जी हाँ, ये एक आयत है और इस आयत की लंबाई क्या होगी? जो उस वृत्त की परिधि थी, यानी 2 पाई r, और इसकी चौड़ाई क्या होगी? जो उस बेलन की ऊंचाई थी, जी हाँ, h। तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है उसकी लंबाई गुने में उसकी चौड़ाई, यानी L इंटू बी। तो यहाँ पे इसकी लंबाई जो है वो है 2 पाई r और इसकी जो चौड़ाई है वो है h, यानी कि उस बेलन की ऊंचाई। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो निकल के आता है लंबाई गुने में चौड़ाई, जो हमें बताता है 2 पाई r गुने में h। तो ये जो 2 पाई r गुने में h निकल के आया है, ये उस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब चलिए दोस्तों, हम इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले इन दोनों वृत्तों को भी यहां लाना होगा। अब दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं क्या कि इस वृत्त का जिसकी त्रिज्या r है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो किसी भी वृत्त का जिसकी त्रिज्या r हो उसका क्षेत्रफल होता है पाई गुने में r का वर्ग। तो अब यहां पे अगर हम इस बेलन को देखें तो इस बेलन में 3 चीजें हैं हमारे पास। एक ऊपरी पृष्ठ जो एक वृत्त है, निचली पृष्ठ जो एक वृत्त है और बीच का आकार।
तो बीच के आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है, जो है 2 पाई r गुने में h, और ऊपरी और निचली पृष्ठ का त्रिज्या है r। तो इसका क्षेत्रफल हमें पता है कि पाई गुने में r का वर्ग होगा। तो अब चलिए, अब अगर हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो हम दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला था, तीनों को अगर हम जोड़ दें तो वो एक बेलन बन जाता है। तो वो हमें दे देगा उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों, वृत्त का जो क्षेत्रफल हमें निकल के आया वो है पाई गुने में r का वर्ग, जो बीच का हिस्सा जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो है 2 पाई r गुने में h, और नीचे वाला पृष्ठ जो कि फिर से एक वृत्त है जो कि है पाई गुने में r का वर्ग। अब अगर हम तीनों को जोड़ें तो हमें निकल के आएगा 2 पाई r गुने में h प्लस 2 पाई r का वर्ग। अब अगर हम इसमें से 2 पाई r को उभयनिष्ठ कर दें तो हमें ब्रैकेट में बचेगा r प्लस h, यानी किसी भी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें जो निकल के आएगा वो आएगा 2 पाई r गुने में r प्लस h। आशा करता हूं आप लोगों को बेलन के बारे में समझ आया होगा, और आप लोग अब जो भी चीज देखेंगे बेलन के आकार की, उसके बारे में आप और जान सकेंगे, या फिर उसकी अगर आपको ऊंचाई और वृत्त का त्रिज्या पता हो तो आप उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और रोचक विषय के साथ। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज का पाठ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो चलो देखें कि आज हमने क्या पढ़ा। क्लास 9th में हमने विज्ञान विषय में गति पढ़ी और गणित में संख्या पद्धति पाठ की शुरुआत करी। वहीं क्लास 10th में गणित में वास्तविक संख्या पढ़ा और विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया पाठ की शुरुआत करी। इन सब में हमने रोचक प्रश्न भी बनाए। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल कक्षा 9 में हम गणित में संख्या पद्धति के भाग 2 को पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत करेंगे। कक्षा 10 में विज्ञान में रासायनिकी अभिक्रिया के भाग 2 को देखेंगे और सामाजिक विज्ञान में कृषि पाठ की शुरुआत करेंगे। जरूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा। आप शिक्षा दर्शन DD राजस्थान सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।